हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। उम्मीद रखता हूँ कि आप सब लोग ठीक होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे चौसर के बारे में, जेफरे चौसर के बारे में। और इंग्लिश लिटरेचर में चौसर को कौन नहीं जानता है। ओके, तो चौसर के बारे में मुख्तलिफ़ पॉइंट्स, मुख्तलिफ़ फैक्ट्स ये मैंने इकट्ठे किए हैं और ये सारे फैक्ट्स मैं आपसे शेयर करूँगा। तो वीडियो लंबी होगी लेकिन आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा देगा। ओके, तो सबसे पहले जो कि हर वीडियो में मैं एक बात कह रहा हूँ कि आप जो है, जो भी मैं बोल रहा हूँ आप वो चीज़ अपने साथ लिखिए। तो जब आप उस चीज़ को लिखेंगे तो वो चीज़ आपको ज़्यादा देर तक याद रहेगी और जब भी आप भूल जाए तो आप उस चीज़ को पढ़े जो भी आपने लिखा है तो आपको याद रहेगी। अगर आप ऐसे ही देखते रहेंगे तो आपके लिए आपको फ़ायदा नहीं देगा। ओके, क्योंकि आपको थोड़ी देर तक याद होगी फिर आप भूल जाएंगे। ओके, और फिर उसको याद रखने के लिए आपको फिर ये वीडियो देखनी पड़ेगी। तो आप जो भी मैं बोल रहा हूँ आप वो चीज़ें लिखिए, तो लिखने से आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। ओके, तो ये मुख्तलिफ़ पॉइंट्स है चौसर के बारे में, ये मैं आपसे शेयर करूँगा। मुख्तलिफ़ चीज़ें हैं चौसर एज के बारे में जो कि 1340 से लेकर 1400 तक जो पीरियड है उस दौरान क्या हुआ था और क्या नहीं हुआ था। चौसर की लाइफ के बारे में हम थोड़ी सी बातें करेंगे। एक बात मैं आपको और बताना चाहता हूँ कि जो भी राइटर है, जो भी लिटरेरी फिगर है इंग्लिश लिटरेचर में, उनकी लाइफ को जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि जब आप उनकी लाइफ को पढ़ेंगे तो जब उनकी जो वर्स है जब आप रीड करेंगे तो दैट विल बी जस्ट लाइक अ रिफ्लेक्शन ऑफ हिज लाइफ। ओके, वो क्योंकि राइटर अपनी चीज़ें भी अपनी एक किस्म की ऑटोबायोग्राफी भी अपनी वर्क्स में डाल लेते हैं, अपनी पॉइंट ऑफ व्यूज़ भी जो है ना अपनी वर्क्स में डाल लेते हैं। तो वो वर्क बहुत ज़्यादा इजी हो जाता है अगर आपको राइटर की लाइफ के बारे में मालूम हो। तो मुख्तलिफ़ चीज़ें हैं जो कि आपको राइटर के बारे में जानना ज़रूरी है, उनकी लाइफ के बारे में, उनकी बर्थ डेट, उनकी डेथ। ओके, कि वो कब पैदा हो गए थे, कब मर गए थे, कहाँ पे पैदा हो गए थे, कहाँ पे मर गए थे, उनकी एजुकेशन कितनी थी, एजुकेशन के बारे में आपने जानना है, उनकी फादर के बारे में, मदर के बारे में, इन दोनों की एटलीस्ट नेम्स आपको ज़रूर आने चाहिए किसी भी राइटर की। मैं सिर्फ चौसर की बात नहीं कर रहा हूँ, किसी भी राइटर की ये चीज़ें आपको याद रखनी चाहिए क्योंकि ये चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा हेल्प देगी एग्ज़ाम में। ओके, क्योंकि ज़्यादातर इस किस्म की चीज़ें एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं। और ये कि उन्होंने कहाँ पे विज़िट किया था, कब विज़िट किया था, उन्होंने किससे शादी की थी, कब शादी की थी। ओके, उनका कौन सा वर्क किस डेट पर आया था, उनकी वर्क्स के बारे में भी आपको चंद चीज़ें याद रखनी पड़ेगी कि उनके वर्क्स में क्या था, कब पब्लिश किया गया था, कब राइट किया गया था। और ये सारी चीज़ें आपने रटा करने हैं। ओके, क्योंकि इन चीज़ों के लिए रट्टा बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, रूट लर्निंग जिसको हम कहते हैं। क्योंकि ये कंसेप्चुअल चीज़ नहीं है, इसको आपने याद रखने हैं और याद रखने के लिए आपको रट्टा बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आप जो भी मैं कह रहा हूँ इस वीडियो में ये आप लिखिए तो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा देगा। तो सबसे पहले हम बात करेंगे चौसर के बारे में, चौसर की थोड़ी सी लाइफ के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले उनकी बर्थ डेट में कन्फ्यूजन है क्योंकि एक ऑथेंटिक चीज़ मौजूद नहीं है, एक चीज़ मौजूद नहीं है कि वो पैदा हुए थे कब। ज़्यादातर जगहों पर बताया गया है कि ही वाज बोर्न इन 1340। ओके, कहीं पर 1342 दिखाया गया है, कहीं पर 1343 दिखाया गया है। लेकिन जब हम एज ऑफ चौसर की बात करते हैं तो एज ऑफ चौसर इज़ फ्राम 1342 1400। ओके, इस एज को एज ऑफ चौसर कहते हैं। ओके, तो ही वाज बॉर्न, चौसर वाज बॉर्न इन ऑन 1340 एंड ही वाज डाइड इन 1400। ओके, सो ये बात आप याद रखें उनके बर्थ डेट के बारे में और डेथ के बारे में। ओके, तो सबसे पहले उनकी फादर की बात करते हैं। तो हिज फादर नेम वाज जॉन चौसर। ओके, जॉन चौसर उनकी फादर का नाम था। ओके, और ये जो जॉन चौसर था ही वाज अ वाइन मर्चेंट और उन्होंने काम किया था किसके साथ, एक किंग था जिसका नाम था एडवर्ड द थर्ड। ओके, और एडवर्ड द थर्ड वो उन्होंने रूल किया था 1327 से लेकर 1377 तक। एंड ही वाज अ ग्रेटेस्ट रूलर। ओके,
उसी दौरान का बहुत ज़्यादा ग्रेटेस्ट रूलर था। उन्होंने बहुत ज़्यादा विक्ट्रीज हासिल किए थे, बहुत से जगहों को फ़तह किया था। हत्ता कि कुछ ऐसा वक्त भी था जो कि मैं आगे आपको बताऊंगा 100 ईयर्स वार के बारे में, कि 100 ईयर्स वार में जो है ना उनको ही वॉज एक्नॉलेज इज़ द किंग ऑफ फ्रांस इज़ वेल। ओके, सो एडवर्ड द थर्ड के लिए उन्होंने काम किया था, जॉन चॉसर ने, जो कि चौसर का फादर था, जेफरे चौसर का फादर था। और उन्होंने उनकी वजह से उनको एक रॉयल हैसियत मिली चौसर को। ओके, उनकी फादर की वजह से, क्योंकि उन्होंने किंग के साथ काम किया था। ओके, तो उनकी फादर का नाम था जॉन चौसर। अगर हम उनकी मदर की बात करें तो उनकी मदर का नाम था एक्वस डी कॉप्टन। ओके, एक्वस डी कॉप्टन, ये नाम आप याद रखें। और उनकी उनकी जो फादर है उनकी डेथ हो जाती है 1366 में। और जब 1366 में फादर की डेथ हो जाती है चौसर की फादर की, तो फिर उनकी जो माँ होती है एक्वस डी कॉप्टन, ये किसी और से शादी कर लेती है। ओके, उसके फ़ौरन बाद, ओके, 1366 में। तो ये बात आप याद रखें इनके बारे में। तो उनकी मदर का नाम, चौसर की मदर का नाम और फादर का नाम आपने सुना। अब हम बात करेंगे जब चौसर 12 साल के हो गए, सिर्फ 12 साल के, तो उन्होंने स्कूल जाना छोड़ दिया। ओके उन्होंने स्कूल जाना छोड़ दिया और एक पेज की तरह काम करना शुरू किया। किसके साथ? प्रिंस लायनल जो है ना, ये एडवर्ड द थर्ड का थर्ड बेटा था। ओके, ही वाज द थर्ड सन ऑफ एडवर्ड द थर्ड। ओके, और उनके साथ उन्होंने एक पेज की तरह काम करना शुरू किया। पेज एक किस्म का मैसेंजर होता है जो कि मैसेंजर का काम करते हैं, यानी मैसेजेस एक शख्स से दूसरे शख्स तक पहुंचाते हैं। and he was a paid servant of Prince Lionel। ओके, तो जब चौसर जो है ना, जब वो 18 या फिर 19 साल के हो गए, तो उन्होंने एज अ सोल्जर जो है ना वो फ्रांस चले गए। ओके, क्योंकि इसी दौरान 100 ईयर वार चल रहा। सबसे पहले मैं आपको 100 ईयर वार के बारे में बताना चाहता हूँ कि 100 ईयर्स वार जो था, जो कि उसी दौरान चल रहा था, और ये स्टार्ट हुआ था 1337 में और 1453 तक ये चलता रहा था। ओके, ये जो वार था और ये ऐसा वार नहीं था कि मुसलसल लड़ाई चलती रहती थी, 100 साल तक मुसलसल लड़ाई ये नहीं थी। ये एक किस्म की स्कर्मिशेस थे। ओके, स्कर्मिशेस एक किस्म की होती है जिसको हम कहते हैं कि एक वक्त पे से लड़ाइयाँ। ओके, कभी वो आते थे यहाँ पे हमला करते थे फिर चले जाते थे, यानी उनके ताल्लुकात ख़राब थे इसी दौरान, हम ये भी कह सकते हैं। ओके 1337 से लेकर 1453 तक। तो जब वो 18 या 19 साल के हो गए चौसर 1359 में, तो वो फ्रांस चले गए एज अ सोल्जर, और वहाँ पे उन्होंने उनको अरेस्ट किया, चौसर को अरेस्ट किया फ्रांस में, और उनको प्रिजन में रखा। ओके, तो उन्होंने फिर बाद में ऐसा हुआ कि जो किंग था एडवर्ड द थर्ड, उन्होंने फिर पैसे देकर उनको रिलीज़ किया प्रिजन से। ओके, तो ये बात आप याद रखें। तो एडवर्ड द थर्ड के बारे में मैंने आपको बताया कि ही वाज वेरी एबल किंग। ओके, उन्होंने मुख्तलिफ विक्ट्रीज हासिल की थी, मुख्तलिफ जगहों को फ़तह किया था, और ऐसा वक्त भी था जब उनको एक्नॉलेज किया गया एज़ द किंग ऑफ फ्रांस एज वेल। ओके, सो जो एडवर्ड द थर्ड था, जब उनकी बात जो रिचर्ड द सेकंड आ जाता है, तो रिचर्ड द सेकंड वो एबल किंग नहीं है, उनकी एबिलिटी इतनी ज़्यादा नहीं है जितनी कि एडवर्ड द थर्ड की थी। तो फिर जो है ना उनकी हाथ में अच्छी चीज़ें जो फ्रांस है वो फिर नहीं आ जाता है। ओके, तो ये चीज़ें आप याद रखें। फिर इसके साथ जो है ना जो चौसर है ये मुख्तलिफ मिशंस पर गए हैं, डिप्लोमेटिक मिशंस पर गए हैं। वो फ्रांस को गए हैं डिप्लोमेटिक मिशन पर, इटली को गए हैं, मुख्तलिफ जगहों को गए हैं, पर ये दो नाम जो है ना ये एमिनेंट है। ओके, अब ये बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इसी दौरान जो कि 1340 से लेकर 1400, जिसको हम द एज ऑफ चौसर कहते हैं, इसी दौरान मुख्तलिफ चीज़ें हुई थी। अगर हम बात करें ब्लैक डेथ की, ओके, ब्लैक डेथ जो है ना ये एक किस्म की प्लेग आई थी इंग्लैंड पर, और ये इसमें बीमारियाँ इस तरह की बीमारी होती थी कि मुख्तलिफ ब्लैक
स्पॉट्स जो है ना निकल ब्लैक किस्म के दाने होते थे जिस्म पर, स्किन पर, और इसी वजह से मुख्तलिफ लोगों की डेथ्स हो जाती थी। ओके, बहुत से ज़्यादातर जगहों पर ऐसा मेंशन किया गया था कि हाफ ऑफ द पॉपुलेशन वर डाइड बिकॉज ऑफ दिस प्लेग, बिकॉज ऑफ दिस ब्लैक डेथ। और ये क्यों आया था? अगर हम इसके बारे में बात करें तो बहुत ज़्यादा गंदगी थी। ओके, उस दौरान लोग नहाते नहीं थे इंग्लैंड में उस दौरान, और जो डॉक्टर्स थे वो भी इसको मना करते थे कि यू शुड नॉट बाथ, ओके, यू शुड नॉट गेट बाथ, ओके, कि आपने नहाना नहीं है। और गंदगी की वजह से वो मुख्तलिफ दाने निकल आते थे जिस्म पर, और 30% या 35% जो आबादी थी वो इसी वजह से उनकी डेथ हो गई। और ये जो ब्लैक डेथ आई थी ये 1348 में आई थी। ओके, ये बात आप याद रखें, 1348 में। फिर इसकी नतीजे में पीजेंट रिवोल्ट शुरू हो गया। ओके, पीजेंट रिवोल्ट का नाम आपने सुना होगा। और ये जो रिवोल्ट शुरू हुआ था ये 1381 में शुरू हुआ था। और इसका ये था पीजेंट रिवोल्ट का कि जो पीजेंट रिवोल्ट थी इसमें जो है ना, जो पीजेंट्स थे जो कि उन्होंने, जो दिहाड़ीमार थे, उन्होंने ज़्यादा वेजेस मांगना शुरू किए। ओके, रिचर्ड द सेकंड से कि हमें ज़्यादा पैसे चाहिए, हमें ज़्यादा वेजेस, ज़्यादा तनख्वाह चाहिए इंस्टेड ऑफ लो तनख्वाह। ओके, सो उन्होंने ज़्यादा पैसे मांगने शुरू किए, और वो जो है ना सड़कों पर निकल आए। उनके साथ साथ उनके जो सामान होते थे, जो वो पीजेंट्स के साथ जो सामान होते हैं वो सड़कों पर लेके आए, और उन्होंने एक किस्म का एहतजाज शुरू किया। और इस पीजेंट रिवोल्ट का एक फ़ायदा हुआ इंग्लैंड में कि लोगों को ये एक तरीका समझ में आ गया कि हम भी अपनी जो हुकूक है वो मांग सकते हैं। रिचर्ड द सेकंड ने उनकी जो हुकूक थे वो टेम्पररी जो है ना मान ली, और उनसे कहा कि हम आपको वेजेस ज़्यादा देंगे इंस्टेड ऑफ लो वेजेस। और ये वेजेस, ये जो पीजेंट थे उन्होंने इसी वजह से ज़्यादा वेजेस की मांग की, क्योंकि उनको पता था कि ज़्यादातर जो पीजेंट्स हैं वो मर गए हैं ब्लैक डेथ की वजह से, तो कम पीजेंट्स रह गए थे और उन्होंने ज़्यादा वेजेस की मांग की। ओके, तो रिचर्ड द सेकंड ने कहा कि हम आपको देंगे, पर फिर वो मुकर गए अपनी बात से, फिर वो भी नहीं दे देते। ओके, रिचर्ड द सेकंड। तो पीजेंट रिवोल्ट ये आप याद रखिए इसी दौरान, जो कि वन ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ दिस एज। एक बात जो ब्लैक डेथ है ये भी आप याद रखें। तो उस दौरान ये बात भी आप याद रखें कि चर्च का जो सिस्टम था वो भी अच्छा नहीं था। ओके, चर्च में जो लोग रहते, चर्च के जो पादरी थे, जो प्रीस्ट थे, वो भी जो भी उनकी मन में अच्छा लगता था वो उसको जो है ना ऐसा लोगों को कहते थे कि दिस इज़ फ्रॉम गॉड, पर वो गॉड की तरफ से नहीं था। यानी कि एक किस्म की करप्शन चल रही थी चर्च में। ओके, तो इसके ख़िलाफ़ जॉन वाइक्लिफ का नाम अपना सुना होगा, जो कि 1320 में पैदा हो गए थे और 1384 को उनकी डेथ हो गई थी, जॉन वाइक्लिफ। और उन्होंने उसके ख़िलाफ़ एक मूवमेंट शुरू किया था जिसको लोलार्डिज़म भी कहा जाता है, लोलार्ड मूवमेंट भी कहा जाता है। ओके, और ये लोलार्ड्स जो थे ये सिंपल लैंग्वेज में लोगों को प्रीच करते थे, सिंपल इंग्लिश में उस लैंग्वेज को इस्तेमाल करते थे जो कि आम आदमी समझते थे। ओके, अगर हम बात करें जो चर्च में जो प्रीस्ट होते थे वो लैटिन लैंग्वेज इस्तेमाल करते थे, वो ऐसी लैंग्वेज इस्तेमाल करते थे जो कि आम लोग जो थे, जो कि लोअर क्लास मिडिल क्लास वाले जो लोग होते थे वो नहीं समझते, वो लैंग्वेज वो इस्तेमाल करते थे। तो ये लोलार्ड मूवमेंट उन्होंने स्टार्ट की। वाइक्लिफ के बारे में आप याद ये रखें कि उन्होंने लोलार्ड मूवमेंट स्टार्ट की थी। अगर हम बात करें चौसर के बारे में, तो चौसर ने इंग्लिश लैंग्वेज को कैसे पाया इसके बारे में मैं आपको बता रहा हूँ। तो सबसे पहले ये बात करते हैं कि उस वक्त की जो डोमिनेंट लैंग्वेजेस थी वो थी लैटिन और फ्रेंच, ये दोनों डोमिनेंट लैंग्वेजेस थी उस टाइम के। ओके, लैटिन और फ्रेंच। लैटिन को रोमन्स ने लाया था इंग्लैंड में, और जो फ्रेंच थी ये नॉर्मन्स ने लाया था, जो कि नॉर्मंडी से, फ्रांस से आए थे विलियम द कनकरर की सरबराही में। तो उन्होंने फ्रेंच लैंग्वेज को लाया था इंग्लैंड में। तो ये दीज लैंग्वेजेस वर कंसिडर्ड एज अरिस्टोक्रेटिक लैंग्वेजेस, सुपीरियर लैंग्वेजेस। ओके, और ये थी भी क्योंकि जो राइटिंग होती थी उस वक्त ये वो ज़्यादातर लैटिन में या फिर फ्रेंच में होती थी, इंग्लिश में कुछ नहीं होती थी। तो चौसर ने इंग्लिश लैंग्वेज को कैसे पाया?
टीसिंग कहते हैं अपने बुक अ हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर में कि उन्होंने कि चौसर ने एक इंग्लिश को एक भिखारी वुमन की तरफ, भिखारी मेड की तरफ पाया और उस भिखारी वुमन को उठाया, उनको शाही कपड़े पहनाए और उनसे एक क्वीन बनाई। ओके, इसी तरह उन्होंने कंपेयर किया इस भिखारी वुमन को इंग्लिश लैंग्वेज से कि उस वक्त की जो इंग्लिश लैंग्वेज थी वो बिल्कुल कोई कंसिडर भी नहीं कर रहा था कि दिस इज़ अ लैंग्वेज। ओके, क्योंकि कोई लिख भी नहीं रहे थे उस लैंग्वेज में, इंग्लिश में, क्योंकि ज़्यादातर लोग लैटिन और फ्रेंच यूज़ करते थे। तो उन्होंने चौसर ने उस लैंग्वेज को उठाया, उसमें लिखना शुरू किया, उसमें अच्छी अच्छी चीज़ें लिखना शुरू की और इस लैंग्वेज से क्वीन बनाई। ओके, और वो क्वीन आज भी हम पर रूलिंग कर रही हैं। ओके, सो ये बात आप याद रखें चौसर के बारे में कि चौसर, इसी वजह से चौसर को फादर ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज कहते हैं। ओके, क्योंकि उन्होंने इंग्लिश लैंग्वेज को उन्होंने उठाया, उस लैंग्वेज को जिसमें कोई भी लिखना नहीं चाहते थे। ओके, तो चंद पॉइंट्स और भी है चौसर के बारे में, वो भी मैं आपको बताना चाहता हूँ। ये कि ही इज़ कंसिडर्ड एज द फादर ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, he is considered as the father of English literature, he is considered as the father of English poetry, okay, and he is considered as the morning star of Renaissance। ओके, ये चीज़ें आप याद रखिए अपने साथ। ओके, ये चीज़ आप लिख ले ज़रूर। ओके, और ये जो एज थी, एज ऑफ चौसर, इसको एज ऑफ ट्रांजिशन भी कहा जाता था। अब एज ऑफ ट्रांजिशन इसको इसी वजह से कहा जाता था। ट्रांजिशन अब क्या होता है? ट्रांजिशन यानी एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाना, इसको ट्रांजिशन कहा जाता है। ओके, तो ट्रांजिशन ये किस्म की ब्रिज थी मिडिल एजेस में और मॉडर्न में। दिस वाज अ ट्रांजिशन फ्रॉम मिडीवल टू मॉडर्न एज। ओके, जब डार्क एजेस जिसको हम कहते हैं मिडीवल एजेस को, उस डार्क एजेस को टू द एजेस ऑफ एनलाइटमेंट, दिस वाज अ ट्रांजिशन बिटवीन देम। ओके, यानी उसके बाद पर रेनेसा आता है, और रेनेसा हम जानते हैं कि रीबर्थ है, रीअवेकनिंग है, रिवाइवल है। ओके, सो लोगों को लर्निंग में एक किस्म का इंटरेस्ट पैदा हुआ, मुख्तलिफ़ चीज़ों में जो है ना चेंजेस आए। ओके, रेनेसा में, और रेनेसा जो है ना इटली में स्टार्ट हुई थी। ओके, फ्लोरेंस में। तो ये इसको एज ऑफ ट्रांजिशन भी कहा जाता है टू एज ऑफ चौसर को, ये बात आप याद रखें। और अब जो है ना हम बात करेंगे चौसर की वर्क्स के बारे में। ओके, तो उनका जो लिटरेरी कैरियर है चौसर का, वो 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। एक को कहा जाता है फ्रेंच पीरियड, दूसरे को इटालियन पीरियड कहा जाता है, और तीसरी को इंग्लिश पीरियड कहा जाता है। ओके, तो फ्रेंच पीरियड में उन्होंने मुख्तलिफ़ वर्क्स लिखे थे, इटालियन पीरियड में भी मुख्तलिफ़ वर्क्स लिखे थे, और जो इंग्लिश पीरियड थी उसमें भी, जिसके बारे में हम बात करेंगे इस वीडियो में। तो फ्रेंच पीरियड में उन्होंने लिखा था द बुक ऑफ द डचेस। दिस इज़ कंसिडर्ड is one of his best works। ओके, द बुक ऑफ द डचेस। फिर इसके बाद इस फ्रेंच पीरियड में उन्होंने लिखा था पार्लियामेंट ऑफ द फूल्स। ओके, और पार्लियामेंट ऑफ द फूल्स जो है ना ये भी उनकी वर्क्स में से हैं जो कि उन्होंने इस फ्रेंच पीरियड में लिखा था। अगर हम बात करें रोमन डी ला रोज़, ये उनकी एक पोइम है। ओके, द रोमांस ऑफ द रोज़। ओके, ये इंग्लिश में इसका मतलब ये है रोमन डी ला रोज़ का, और ये उन्होंने ट्रांसलेट किया है। ओके, तो रोमन डी ला रोज़ जो है ना ये 2 पार्ट्स में है। ओके, जो फर्स्ट पार्ट है उनमें 4058 लाइन है, 4058 लाइन्स है उसमें, और ये जो फर्स्ट पार्ट है ये लिखा था गिलॉम डिलॉरिस ये एक शख्स है, उन्होंने इस फर्स्ट पार्ट को लिखा था। और दूसरा जो पार्ट है वो उसमें तकरीबन 16,000 लाइन्स है, 16,000 लाइन्स। ओके, और ये उन्होंने ये लिखा था जीन डी मॉन्ग ने। ओके, जीन डी मॉन्ग। ओके, ये नाम आप याद रखें। तो इस वर्क को चौसर ने ट्रांसलेट किया था
इंग्लिश में, और उसका मतलब है रोमन डिलारोस का मतलब है द रोमांस ऑफ द रोजेस। ओके, तो ये उनकी वर्क है। फिर इसके बाद साथ साथ हमारे साथ है फ्रेंच पीरियड में उन्होंने लिखा था द लेजेंड ऑफ गुड वुमन। ओके, और लेजेंड ऑफ गुड वुमन में शेक्सपियर ने हेरोइक कपलेट यूज़ किया था। हेरोइक कपलेट को फर्स्ट टाइम यूज़ करने वाला भी चॉसर है। ओके, जब क्वेश्चन आ जाता है कि हु इज़ द इंट्रोड्यूसर ऑफ हेरोइक कपलेट इन इंग्लिश लिटरेचर, सो फिर हम कह सकते हैं कि चॉसर इज़ द फर्स्ट टू यूज़ हेरोइक कपलेट इन हिज वर्क। और वो किस वर्क में उन्होंने फर्स्ट यूज़ किया था? वो यूज़ किया था द लेजेंड ऑफ गुड वुमन। ओके, और इस हेरोइक कपलेट में को पहली डिकासिलेबिक कपलेट कहा जाता था। फिर आखिर में इसको हेरोइक कपलेट अभी जाना जाता है इस वर्क को। ओके, फिर इसके साथ साथ हमारे साथ उनका जो दूसरा पीरियड है उसको हम कहते हैं इटालियन पीरियड। जब वो डिप्लोमेटिक मिशन पर इटली गए थे तो उन्होंने ये पोएम्स लिखे थे, और उनमें आता है ट्रायल्स इन क्रेसेडा। और ये जो वर्क है ये बोकेशो की वर्क है फेलोस्ट्रेटो, उससे जो है ना उसकी स्टोरी और इस ट्रायल्स एंड क्रेसिडा की स्टोरी एक दूसरे से मिलती जुलती है। ओके, फिर इसके साथ साथ उन्होंने लिखा था द हाउस ऑफ फेम। द हाउस ऑफ फेम भी उन्होंने इटालियन पीरियड में लिखा था। ओके, तो ये बात आप याद रखिए कि जो चॉसर था ही वॉज इन्फ्लुएंस्ड फ्राम बोकेशो। ओके, क्योंकि उन्होंने अपनी चंद वर्ष में बोकेशो को फॉलो किया है, उनकी मेथड को फॉलो किया। और ये हमें ये भी दिखाता है कि उन्होंने उन राइटर्स को जो है ना जो कि पहले थे बोकेशो, पेट्रार्च, डांटे, उनको रीड किया था। ओके, तो इस फिलोस्ट्रेटो जो है ना ये जो वर्क है बोकेशो का ये मिलती जुलती है ट्रायल्स इन क्रेसेडा से। ओके, द हाउस ऑफ फेम ये भी मैंने आपको बताया कि ये भी उन्होंने इटालियन पीरियड में लिखा था। फिर इसके साथ साथ हमारे साथ है इंग्लिश पीरियड। तो इंग्लिश पीरियड में उनकी बेस्ट वर्क जो कि अभी तक कंसिडर की जाते हैं, जो कि अभी भी प्रिंट हो रही है मुसलसल, वो है द कैंटरबरी टेल। ओके, एंड द कैंटरबरी टेल इज़ कंसिडर इज़ द बेस्ट वर्क्स एवर ऑफ चॉसर। ओके, तो ये भी जो है ना बोकेशो से वो इन्फ्लुएंस थे, और ये बोकेशो की वर्क डिकैमरॉन उनकी एक वर्क है, उसकी स्टोरी और ये स्टोरी, उसका डिज़ाइन और ये डिज़ाइन ये एक दूसरे से मिलती जुलती है कैंटरबरी टेल की। ओके, और कैंटरबरी टेल के बारे में आपने सुना होगा कि ये 29 पिलग्रिम्स थे, और ये टू द श्राइन ऑफ थॉमस बेकेट ये जा रहे थे, और ये जो कि कैंटरबरी में मौजूद था। ओके, और ये एक टाबर्ट इन में ये जमा हुए थे, उसको टाबर्ट इन कहा जाता था। और उसमें ये था कि हर एक जो पिलग्रिम था वो दो स्टोरीज़ एक तरफ से, और दो स्टोरीज़ जब वो वापस आ रहे हैं इस इन को तो वो स्टोरी वो मेंशन करेंगे, वो बयान करेंगे। तो इसमें ये था। तो प्रोलॉग तो कैंटरबरी टेल, ये प्रोलॉग जो है ना इसके बारे में एक राइटर है जिसका नाम अभी मुझे मालूम नहीं है, लेकिन वो कहते हैं कि जो कैरेक्टर्स उन्होंने मेंशन किए हैं ये हर एक दौर में जो है ना हमें उसकी मिसाल मिलती है। एंड ही वाज राइट, क्योंकि नाइट जो है ना एक कैरेक्टर है जो कि प्रोलॉग टू द कैंटरबरी में है, और वो हमें हमें मिलती है। ओके, रियल लाइफ में मिलती है हमें, क्योंकि ज़्यादातर जो लोग हैं वो अपनी कौम के लिए लड़ते हैं, जो सोल्जर्स हैं, जो आर्मी वाले हैं, वो अपनी दीन के लिए लड़ते हैं, अपने रिलीजन के लिए लड़ते हैं। अगर हम और कैरेक्टर्स उनके मेंशन करें, मॉन्क है, मॉन्क जो है जो कि हमें उस टाइम की जो रिलीजियस क्लास है वो दिखाते हैं। स्क्वायर है, पार्डन है, पार्सन है, द पुअर पार्सन, द वाइफ ऑफ बाथ, मुख्तलिफ कैरेक्टर्स है जो कि प्रोलॉग टू कैंटरबरी में मौजूद है। और उन कैरेक्टर्स ने मुख्तलिफ टेल्स जो है ना वो मेंशन किए थे, जिसमें से ओनली 24 टेल्स जो है ना चॉसर ने कंप्लीट किए थे, और कंप्लीट नहीं किए थे क्योंकि उनकी 1400 में उनकी डेथ हो जाती है। और उनकी मौत के बारे में ये है कि ही वाज किल्ड बाय समवन। ओके, उनका मर्डर किया गया था, किसी ने मारा था उनको। ओके, तो ये बात आप याद रखिए। तो ये थी जो कि इस वीडियो में हमने चॉसर के बारे में बात की।
मुख्तलिफ़ पॉइंट्स हमने आपके साथ शेयर किए। ओके, तो उम्मीद रखता हूँ कि आपको बहुत कुछ इस वीडियो से समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप प्लीज़ हमें कमेंट में ज़रूर बता दीजिएगा, ताकि हम और राइटर्स के बारे में भी आपको बताते चलें, उनकी एज के बारे में, जो भी हुआ है उस एज में, जिस एज में वो राइटर रह रहा है, वो भी हम आपसे शेयर करेंगे, जिस तरह इस वीडियो में हमने आपके साथ शेयर की। तो उम्मीद रखता हूँ कि आपको इस वीडियो से बहुत कुछ समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप हमें सपोर्ट करें और इस वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, ताकि वो भी इससे कुछ सीख सके। ओके, और वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू।